बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा निमन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज मेरे साथ पाकिस्तान की टावरिंग पर्सनालिटीज मौजूद हैं। शाहीन साहब, भाई साहब तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है किसी भी तौर के ऊपर। लेकिन दूसरी पर्सनालिटी जो हमारे साथ है, मलिक जहूर अहमद साहब हमारे साथ हैं, और वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स काम करते, ज्यादा ये काम करते आपको नजर आते हैं। पब्लिक के स्पेयर के अंदर भी रहे हैं, पब्लिक सर्विस में उनका रिकॉर्ड मौजूद है, बहुत बड़ा हाईएस्ट लेवल के ऊपर ने खिदमात सर अंजाम दी हैं। हाईएस्ट लेवल के ऊपर सर्व किया है, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोर को सर्व किया है। कॉलमिस्ट भी हैं, पूरी दुनिया इनको जानती है, उनके तजर्बे से हम फायदा उठाएंगे। इमरान खान साहब के भी जाती दोस्त हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी काम किया है। पाकिस्तान की पावर डायनामिक्स को जिस तरह शाहीन सहबाई साहब समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह मलिक जहूर साहब जो है वो भी इनसाइडर हैं पाकिस्तान की पावर डायनामिक्स के। तो आज वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और आपके बिहाफ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू होने वाली है। आपको वो चीजें पता चलेंगी इस गुफ्तगू के अंदर जो शायद आज तक आपने, अगर आपको पता भी है तो आपने गौर नहीं किया उनके ऊपर, लेकिन बहरहाल आप उनको आज तक शायद मफरूजा समझते रहे हैं, मिथ समझते रहे हैं। तो हम उन मिथ्स पे बात करेंगे और मिथ बस्टिंग भी करेंगे आज हम। लेकिन मैं शुरू सबसे पहले जो है वो सबसे पहले तो सर मोस्ट वेलकम शाहीन सहबाई साहब, बहुत और मलिक जहूर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे प्रोग्राम में। जी, बहुत शुक्रिया। पहले मैं वेलकमिंग मलिक जहूर साहब, आपने कहा कि जी मैंने बहुत करीब से देखा है गवर्नमेंट को, मैंने बाहर से देखा है। और मलिक जहूर साहब ने पूरे 40-50 साल अंदर से बैठ के सारा कुछ देखा है और खुद बहुत सारी चीजें खुद की भी है और देखी भी है बहुत करीब से कि जी हाउ पावर पॉलिटिक्स एंड हाउ इट वर्क्स। तो ही नोज इनसाइड मच मोर देन वी हम तो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है जर्नलिस्ट की। पर थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर इनवाइटिंग अस। आप मलिक साहब प्लीज। नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी। असल में बहुत कुछ कह दिया है आपने मेरे बारे में। मैं अगरचे इस काबिल नहीं हूँ, बट आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि आपने मुझे डिस्कवर कैसे कर लिया। सर मैं सबसे पहले सवाल शाहीन सहबाई साहब से करूंगा। सर एक तो मिथ ये बस्ट करें कि ये हमें इस्टेब्लिशमेंट हर दूसरे दिन बताती है कि कर्जे का तो कोई मसला ही नहीं। हमें पढ़ाया जाता है कि रिको डिक में गोल्ड के, सोने के इतने ज्यादा जखायर हैं कि पाकिस्तान के सारे कर्जे जो हैं वो वहीं से उतर जाएंगे, रिको डिक से, बलूचिस्तान से ही उतर जाएंगे। तो सर इसके बारे में जरा बताएं कि एक तो अभी इन्होंने रिसेंट एग्रीमेंट भी जनरल बाजवा ने जाते जाते इमरान खान से करवाया। वो कहते हैं जबरदस्ती है, कोई कहते हैं किसी का शेयर है इसलिए करवाया गया है। लेकिन ये रिको डिक की गोल्ड के जखायर क्या पाकिस्तान को उसके मौजूदा मसाइल से निकाल सकते हैं? सर इसके बारे में बताइएगा शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने ये एक ऐसा सवाल किया है। जो ये रेकोडिक का इश्यू जो है, ये सारा का सारा जिसे कहते हैं ना, ये खड़ा ही मैंने किया था। ये 2011-12 में आई रोट अ स्टोरी इन द न्यूज। मैं ग्रुप एडिटर था उसमें और मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, तो मैंने लिखा कि जी ये हमने वी आर सेलिंग दिस फॉर अ सॉन्ग। उस वक्त जो थी उसकी टोटल रेकोडिक की जो टोटल साइज था उस प्रोजेक्ट का, विद गोल्ड एंड कॉपर प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस, वो दैट वाज अकॉर्डिंग टू माय एस्टिमेट्स एंड अदर एस्टिमेट्स एक्सपर्ट्स के, यहाँ के अमेरिकन एक्सपर्ट, इट वाज $250 बिलियन के थे और पाकिस्तान ने उसको पीनट्स पे दिया हुआ था। तो दिस इज व्हाट आई रोट कि जी ये क्या हो रहा है, ये तो इट्स ह्यूज ह्यूज प्रोजेक्ट, ये आपने वैसे दिया हुआ है। वो मैंने जब लिखा, उसमें जब बातचीत शुरू हुई तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जम्प्ड इन। चौधरी साहब थे जो चीफ जस्टिस, इफ्तार सर, इफ्तार साहब, उन्होंने पिक कर लिया उसको और उसके बाद उन्होंने सारे लोगों को बुला लिया और पूरे कंपनीज को, इंटरनेशनल कंपनीज को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, सबको कहा कि जी आ जाए और बताएं क्या है ये। और फिर वो केस शुरू हो गया और वो काफी दिनों तक चलता रहा। और उसका मजा ये था कि उस एक स्टोरी के बाद वो जो रेकोडिक की कंपनी थी, कैनेडियन और चिलियन, दैट वाज अ जॉइंट वेंचर, उन्होंने पाकिस्तान के 10 टॉप मोस्ट लॉयर्स को लाके अपने अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया था। यू नेम एनीबडी एंड ही वाज देयर एज देयर लॉयर। और वो खैर केस चलता रहा। तो मसला ये निकला कि जी ये सारा कुछ बेसिकली गलत हुआ था। जब
दिया गया था प्रोजेक्ट ये ऑस्ट्रेलिया को, उस वक्त गलत था। फिर उन्होंने जब बेचा तो वो भी गलत था। वो चौधरी इफ्तिखार साहब ने उसको केस को सारे को डिसमिस कर दिया और कहा दिस इज ऑल रबिश, गेट आउट, और वो उनको निकाल दिया, बंद हो गया वो। उसके बाद वो कंपनी को समझ आ गई कि यार ये तो यहाँ दाल नहीं गली, तो दे वेंट टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट, और वहां पे अपनी लॉबिंग करके और वहां पे अपनी यूज करके इन्फ्लुएंस वगैरह उन्होंने, वो 2-3 साल केस चलता रहा। फिर दे गॉट एन ऑर्डर इन देयर फेवर, $5-6 बिलियन का उनको डैमेजेस का उन्होंने ले लिया ऑर्डर। और उसके बाद उस पर और मजीद लगा लें आप इंटरेस्ट, वो कोई 10 बिलियन का पाकिस्तान को एक इंजेक्शन था वो लगे, और पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी थी कि जी हम दे नहीं सकते थे। एंड नाउ वी हैव रीच्ड फ्रॉम 2011-12 टू ऑलमोस्ट 2018-19। तो ये उस वक्त तक एक हमारे ऊपर केस आ गया था। पाकिस्तान ने केस लड़ा भी सही नहीं, उनके जो वकील थे उनको पता भी नहीं था कौन है, वो सारे जाके चक्कर लगा के तो जेनीवा में जाके इधर जाके सारे मैंने करके आ जाते थे, उनको कुछ पता नहीं था कि क्या हो क्या रहा, केस क्या है। बहरहाल वो जजमेंट हमारे खिलाफ आ गया और उन्होंने कहा जी आप पे करें। अब ये जो पे करने के जो तलवार लटका दी उन्होंने, तो गवर्नमेंट जब इमरान खान की आई और ये आई तो उन्होंने कहा जी ये तो हम पे नहीं कर सकते, अब क्या करें, डेडलाइन एक उन्होंने दी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे उनको मशवरे दिए गए कि भाई आप इसको इंटरनेशनल एक टेंडर करें, हम ओपन करते हैं, दुनिया की भर की कंपनीज आए बिड करें, और इस पे जो भी हाईएस्ट बिल्डर होगा उसको हम देंगे। और अच्छा, मुझे 2-3 बिल्डर्स और 2-3 कंपनीज जो है उनसे मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था, अभी भी है। उन्होंने कहा जी ये जो आपको फाइन वाइन हुआ है 5-10 बिलियन का, दिस इज पीनट्स, वी विल पे ऑल दिस, डोंट वरी अबाउट इट। आप इंटरनेशनल बिडिंग करें, ये प्रोजेक्ट अब फ्रॉम 250 बिलियन it had grown into like a 500 billion project, because gold prices went up from $900-1,000 to about $1,800-2,000, उसके हिसाब से ही आपने वो मैनेज करना था। तो वो इन्होंने करना शुरू कर दिया बातचीत, तो इंटरनेशनल टेंडर नहीं किया डायरेक्टली। फिर बीच में फौज आ गई, और मुझे डायरेक्टली पता है कि कई 2-3 दफा आर्मी के लोग और ISI के लोग और ये खुद यहाँ पाकिस्तान डेलीगेशन यहाँ अमेरिका आता था और इन लोगों से बात करता था कि जी क्या है, कैसे है, जो है, क्या है, किस तरह करना है। 2 years जनरल बाजवा की टर्म में द आर्मी वाज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग विद ऑल द पार्टीज कि जी हम इसका क्या करें। किसकी अथॉरिटी पे सर? आर्मी की अथॉरिटी तो डंडा है सर, और तो कोई अथॉरिटी नहीं आर्मी के पास तो इट्स ओनली दे वांट टू डू इट, दे डू इट, नोबडी कैन स्टॉप इट। इमरान खान साहब को पता नहीं था, उससे पहले उनको नवाज शरीफ साहब को पता नहीं था, ये चल रहा था इनका काम, और ये सारा कुछ उन्होंने मैनेज किया। सब डॉक्यूमेंट्स लेके पूरे कमरे के कमरे भरे हुए हैं उनके पास भी। और फिर उन्होंने ये सोचा कि जी अब हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो बाजवा साहब का और उनका कोई डील विल हुआ। इसमें मैं एक और जो फैक्टर ऐड कर दूं जो अभी तक कहीं भी नहीं आया, मे बी इट्स आल्सो न्यूज। बलूचिस्तान में एक फैमिली है, संजरानी फैमिली जिसे कहते हैं, संजरानी फैमिली जो जी सर सादिक संजरानी भी हैं जिससे सर सेनेट चेयरमैन सेनेट साहब भी हैं, संजरानी साहब जी। और वो सेनेट के चेयरमैन साहब को आप अगर उनके कैरियर पे नजर डालें ये पिछले 4 साल के, तो अचानक वो आए, अचानक वो एकदम सेनेट के चेयरमैन बन गए, अचानक वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए। फिर जब भी उनको मुसीबत पड़ी, पिंडी वाली गाड़ियां और खामोश मुजाहिद आपके आ गए और उन्होंने बचा लिया और नहीं सर, खामोश मुजाहिद नहीं उनको बचाने आए, ये मालखोरों और हरामखोरों का मुकाबला है, हरामखोर बचाने आए उनको। ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह, लेकिन जब भी उनको मुसीबत पड़ी उन्होंने आके उनको वोट दिला के चेयरमैन रखा, उनको हटने नहीं दिया। और वो पूरी उस फैमिली का बिजनेस जो है वो सिर्फ माइनिंग और गोल्ड माइनिंग और कॉपर माइनिंग और ये है। और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी सर सादिक संजरानी साहब भी जो बाप पार्टी की जो बनी है उसमें भी कलीदी किरदार उन्हीं का है सर। इससे पहले भी वो एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे, वो सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट था जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, चाइनीज को दे दिया था।
और चाइनीज ने उसको ऐसा स्क्वीज करके और ऐसा निचोड़ा कि पाकिस्तान को टका लाल नहीं मिला और सब निकाल के ले गए वो। और अब वो फिर चाहते थे कि ये हो, तो इस दफा आर्मी साहबान ने ये किया कि जी इनसे डायरेक्ट बात की दोबारा कंपनी से, ये जो कैनेडियन कंपनी थी, उनसे कहा कि जी हमसे डील कर ले और हम गारंटी करते हैं। वो सारी गारंटीज बाकायदा सॉवरेन गारंटीज, आर्मी की गारंटीज है, उसमें रिक्वायरमेंट भी है उनकी, क्योंकि बलूचिस्तान में जब ये काम करने जाएंगे तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इनको आर्मी ने देनी है। एयरपोर्ट उन्होंने अपना बनाया हुआ था बगैर किसी की इजाजत के और वहां पे उनके फ्लाइट आती थी और जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो ये कंपनी थी, इसने 3-4 साल काम किया था ग्राउंड पे और अंडरग्राउंड। दे हैड एवरीथिंग, एवरी नॉलेज, एवरी डेटा जो उनके पास था कि इसमें क्या कैपेसिटी है, इसकी पोटेंशियल क्या है, इसका क्या निकलेगा, इसमें से हमें क्या मिलेगा। और वो सारा कुछ लेके जब इन्होंने कोर्ट ने उनको किया तो वो सब लेके चले गए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक लाइन शेयर नहीं की। एंड दे न्यू, ओनली दे नो कि क्या है अंदर। तो जब इन्होंने दोबारा उनसे बातचीत शुरू की तो उन्होंने कहा जी ठीक है करते हैं, और दे एग्रीड। उसमें फिर ये कि जाहिर है कितने बड़े प्रोजेक्ट में कट भी होते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है और ये होता है, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ उसमें आप देखेंगे जी अचानक पता चला कि जी एग्रीमेंट हो रहा है इनके साथ। अच्छा, उसमें कंडीशन ये थी, मुझे शौकत तरीन साहब ने खुद बताया कि जी जब ये साइन हो गया तो उन्होंने कहा कि जी इसकी कंडीशन ये है कि द सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू अप्रूव इट, द पार्लियामेंट विल हैव टू अप्रूव इट, तब ये जाके होगा। तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, पार्लियामेंट में भी डिस्कस होगा, इधर भी होगा उधर भी होगा। बाजवा साहब जब बीच में आए, अब उनके साथ कौन थे कौन नहीं थे ये तो आप पता चलेगा जब थोड़ी देर में खुलेगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी 2 हफ्ते में केस चलवा के फौरन ही जजमेंट ले लिया, यानी इतनी जल्दी कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं देती, उन्होंने फौरन दे दिया। और फिर पार्लियामेंट में भी जाके जल्दी जल्दी करके और पार्लियामेंट ने भी अप्रूव कर दिया और वो साइन हो गया। अब ये कि किसी को नहीं पता कि इसका साइज क्या है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ये इसमें पहले जो एक एग्रीमेंट था उसमें ये नहीं था कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी वो करेंगे, रिफाइनिंग जो है गोल्ड की पाकिस्तान में होगी, वो इसमें कुछ नहीं बता रहे। ये सारा का सारा मलबा उठा के ले जाएंगे बाहर, पता नहीं कितना गोल्ड निकलेगा, कितना कॉपर निकलेगा, और पाकिस्तान को जो वो बताएंगे हम कहेंगे हाँ ठीक है, वो 10 निकाल के हमें कहें जी 2 अब निकला है, और क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है कि आधा आधा तो एक आपका एक हमारा। तो दीज आर ह्यूज क्वेश्चंस अबाउट दिस, और ये अभी खुलना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जी क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्यों हुआ है, क्या नेगोशिएशन हुए, किसने किए नेगोशिएशन, किसकी अथॉरिटी पे हुए, व्हाई एन इंटरनेशनल टेंडर वाज नॉट इश्यूड, दूसरे कंपटीटर्स को क्यों नहीं बुलाया गया। ये सारी बहुत सारी बातें हैं। तो ये अब चलेगा आगे, मेरा ख्याल है अब इस पे आगे मतलब सर क्वेश्चन मार्क है कि ये पाकिस्तान का ये कर्जा शर्जा उतार पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा अभी तक क्वेश्चन मार्क है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर क्लैरिटी नहीं है तो पाकिस्तान का, हाँ मुझे नहीं पता पाकिस्तान को मिलेगा क्या, मगर इसका टोटल साइज जो हमारे और एक्सपर्ट्स के अंदाजा है वो ये, इट इज मोर देन 500-600 बिलियन डॉलर्स। जब ये प्रोडक्शन शुरू करेगा तो 15-20 बिलियन साल का होगा। सर इकोनॉमी तो परसेप्शन पे चलती है, और अगर ये परसेप्शन मार्केट के अंदर होता कि 15-20 बिलियन डॉलर साल का यहाँ से माइन निकाल रही है, तो इकोनॉमी तो आपके पास तो इन्वेस्टर फिर दौड़े हुए आते हैं और आपको जो है वो लेंडर का कॉन्फिडेंस होता वो आपको देते हैं, लेकिन वो उस तरह की तो कोई चीज नजर नहीं आती इकोनॉमी में। पता ही नहीं है अभी हमें सर, किसी को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। जब ये पता चलेगा तो फिर ये लोगों को नजर आएगा कि जी ये क्या डील अंदर हुई क्या है और क्या। और अब दोबारा मैंने ये बात सुनी थी, ये मेरा ख्याल है न्यूज होगी, उन्होंने जो पहले अब डेटा बनाया था और जो एस्टिमेट बनाया था कि ये इतना बड़ा है, अब उन्होंने उसको शायद कम कर रहे हैं वो कि जी ये नहीं इतना बड़ा नहीं है। अभी एग्रीमेंट होने के बाद वो कह रहे हैं कि जी ये 200 नहीं है, ये पता नहीं 50 है या कितना, ये अभी एग्जैक्ट पता नहीं। तो वो मतलब सर जो कट्स वगैरह दिए, कमीशंस दिए हैं, वो भी तो उन्होंने पूरे करने होंगे ना। अब ये देखें, कोई गवर्नमेंट आके कोई
कमीशन बैठ के कुछ डिटेल्स पता करके देखे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या साइज को गोल्ड जो था, कॉपर था, वो क्या अंदर वो मर गया या क्या दफन हो गया, वो तो वैसे का वैसे ही जितना था उसकी वैल्यू बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट में डबल, आपने प्रोजेक्ट का साइज आधा कर दिया, ये तो समझ में नहीं आने वाली बात। सर एक तरफ तो आप कहते हैं जनरल बाजवा ने जोर जबरदस्ती करवा लिया, जहूर अहमद साहब के पास आते हैं इसी सवाल के साथ कि सर आपने एक आर्टिकल बड़ा जबरदस्त 2-2.5 साल पहले लिखा द न्यूज के अंदर, अ सिंपल मैन। आपकी इमरान खान से जो वॉशिंगटन में मुलाकातें होती थी, आपने उनका जिक्र किया, इस्लामाबाद में आप उनके घर उनके दफ्तर जाया करते थे, उनकी सिंपल जो लाइफस्टाइल था जब वो नोवाइस थे, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरेना में एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थे, ताजा हवा का झोंका थे, आपने उसका जिक्र किया। उसके बाद आपने अपने जो घर बुला के वॉशिंगटन में उनको बुलाते थे उसका जिक्र किया। आपने ये भी जिक्र किया कि इमरान खान ने एक दफा बहुत जज्बाती हो के अपने फंड रेजर्स से पहले आपको कहा था कि इमरान खान ने पूरी जिंदगी अपने वालिद साहब से भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये सिर्फ अस्पताल चलाने के लिए जो है कौम के लिए उनको मांगना, जो चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है, उसके बारे में उन्होंने आपसे जिक्र किया। एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन एक नजर आता है, लेकिन साथ साथ आप क्रिटिक भी करते हैं, मैं भी करता रहा हूं। इमरान खान साहब जिस वक्त हुकूमत में थे तो उनकी क्रिटिक करते हैं, उनको गैर आईनी तरीके से हटाया गया तो उनकी सपोर्ट करते हैं। उस वक्त आपने क्रिटिक भी की जिस वक्त वो पावर में थे, आर्टिकल छपा और आपने कहा कि मीडिया पे जो कर्ब्स हैं उनका आपने जिक्र किया। आपने इस चीज का जिक्र किया कि सिंपलिस्टिक अप्रोच थी इमरान खान की, इमरान खान का होमवर्क नहीं था। आपने ये बात इसका भी गिला किया कि वो होमवर्क के बगैर आए थे। साथ साथ आप कहते हैं कि लेकिन इमरान खान ही जो है वो ये आपने उनकी तारीफ भी की लेकिन साथ एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक भी की। तो अब सर पाकिस्तान की कौम ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इस वक्त तमाम तर सर्वेज, मैंने खुद भी वोटिंग करवाई है, 89 to 90% इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, नहीं भी होता तो ये इस वक्त लग यही रहा है कि ये रोक नहीं पाएंगे पाकिस्तान की जो वेव है इस वक्त, पॉपुलिज्म की जो वेव है जिसके ऊपर राइट कर रहे हैं इमरान खान, उसको अभी ये रोक नहीं पाएंगे। इमरान खान एक्नॉलेज करते हैं कि 3.5 साल मुझसे गलतियां भी हुई हैं, लेकिन आप उनके जाती दोस्त की हैसियत में, आपका एक जाती तजर्बा उस हैसियत में, आपने उनको स्टडी किया है उस हैसियत में, आप उनके क्रिटिक भी उन पे करते रहते हैं, करते रहे उस हैसियत में, क्या आपको मलिक साहब ये लगता है कि इमरान खान ये जो 10 महीने में जो ये खिचड़ी पकाई गई है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की, और अब पाकिस्तान जो है वो ऐसे नहज पे है कि ग्रेट गेम के अंदर भी दोबारा से न्यू ग्रेट गेम भी शुरू हो रही है, और पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली भी इस वक्त डिफॉल्ट के भी करीब है। इमरान खान अगर इंशाल्लाह जब वापस हुकूमत में आते हैं तो क्या ये सब जो है वो संभाल पाएंगे, इस हुकूमत को, इस कौम को संभाल पाएंगे, इसको दोबारा से खड़ा कर पाएंगे? जो कि नुकसान इस वक्त हुआ है गैर आईनी इकदाम की वजह से, रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से, जाती मफादात एस्टेब्लिशमेंट के चंद जनरल्स ने, काली भेड़ों ने अपनी जाती, और चंद पॉलिटिशियंस ने, क्लेप्टोक्रेसी ने पाकिस्तान के जो अपनी जाती मफादात के लिए, कौमी मफादात की कुर्बानी दी है, उसके वजह से जो इररिपेयरेबल डैमेज हुआ है, उसके बाद क्या इमरान खान वाकई ये दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे? पहले तो आप कहते थे उनका होमवर्क ही नहीं है, अभी आपका क्या ख्याल है मलिक साहब? इतना बड़ा सवाल कर दिया आपने सर। राजा साहब, आपका जो सवाल है सर, वो एक सवाल नहीं है, वो बेशुमार सवाल है। तो उसके लिए तो इस सवाल पे एक अलग सेशन हो सकता है। एक तो मैं हैरान हूँ, मुझे खुद याद नहीं रहा वो जो आर्टिकल जो मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा था, आपने पता नहीं कहाँ से निकाल दिया वो जो है ना, ए सिंपल मैन, उसका कैप्शन वो मेरा नहीं था।